बोल बैठ के और अपने आप को और फंसा देते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा हुइस्टिंग क्या होता है, तो आपने कहा कि वेरिएबल टॉप पे आ जाते हैं। सही है। अब टॉप पे आ गए तो उसका अगला सवाल ये होगा कि टॉप पे कैसे आते हैं, कौन लाता है टॉप पे। अब जवाब दो इसका। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें जो है ना वो आता होता है और हम इसकी प्रॉपर टर्म्स नहीं पता होती, या हम बताने के चक्कर में ज्यादा बता जाते हैं और हम बहुत फंस जाते हैं। सवाल नॉर्मली होते क्या है और इनके जवाब कैसे देने, हमारा आज मेन फोकस तो समझे ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें भी नहीं पता आगे क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देखते हैं क्या। अच्छा, जब एक फर्स्ट है और बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनसे भी ये अर्ज कर दूंगा कि जब इंटरव्यू हो रहा होगा तो कोशिश कीजिएगा इसको तवज्जो से सुने, आपस में बातें ना करें, या कोई गलत जवाब अगर गलती से दे दे तो आपने हंसना। सही है। ये आप, क्योंकि एक तो दो चीजें होंगी, एक तो आप किसी पे हंसे ना तो बाद में बंदे को डिमोटिवेशन होता है, वक्त डिमोटिवेट हो जाता है, या बंदे को आसान है हंसना नहीं है। आप भी हो सकता है इस चीज पे है तो आप भी इस तरीके के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू वाले को थोड़ी पता होगा जो देने आ रहे हैं कि क्या सवाल आप हो रहे हैं। जूम क्यों नहीं चल रहा तेरे पास? जवाब आप बोले वो भी एकदम बेसिक सवाल है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 1-1.5 साल हो गया था मुझे डेवलपमेंट करते, जूम क्यों नहीं चल रहा तेरे पास? लेकिन हम सैलानी से पढ़े थे, हमने इतनी ज्यादा इंटरव्यू था जॉब से पहले, तो यहीं की एक और यहीं के एक सर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मेरे बड़े बलिंदर निकले थे कि डीप सेक्शनिंग क्या होती है, ये क्या होता है। मैंने काम किया हुआ था, मुझे आता था, तो पता नहीं था क्या कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो उसमें बैठ का तो मैं बड़ा वो भाई ये आना तो चाहिए, ये तो बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें मुझे पता होनी चाहिए। बट थिंग इज दैट मुझे पता नहीं थी। तो हम आए थे, हमने स्टार्ट किया कि चलो भाई अब तो हो गया जो मामला थे, मूव ऑन करते हैं। तो ये तमाम बातें क्या है भाई, ये इंटरव्यू में ये होती रहती हैं। क्या आपको कुछ क्वेश्चन होंगे जो आएंगे। देखो इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या, वो किस लिए होता है, हंसाने के लिए। अब लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, एक इंटरव्यूअर था जिसने मुझे, मैं आई थिंक उस वक्त नोट पर था, नोट जेएस पर था। सर और सीधे हमारे ट्रेनर थे, तो मैं सीख रहा था इंग्लिश, पास आउट हूँ, तो बैच 9 का पास आउट हूँ। तो सर गौस थे बैच 9 सॉरी। तो सर उस वक्त इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया, लेकिन अब उसने 2-3 सवाल पूछे। सीएसएस में प्लस क्यों यूज होता है, अधिक मदा वाला एक होता है वो क्यों यूज होता है, और दूसरे क्यों। मैं उसकी शक्ल देख रहा, अरे भाई पूछ क्या रहा है, मैं तो टैलेंट यूज कर रहा हूँ और तुम सीएसएस के कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो। मैं हिल गया, अब खत्म हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि सर ये वाले क्वेश्चन करने की क्या जरूरत थी, we are using Tailwind CSS and many other libraries like Bootstrap and so on and so on। ठीक, तो अब उन्होंने कहा कि देखो बच्चा, हम वहां पर हिट करते हैं जहां पे हमें पता होता है बच्चा फंसे। अब हमें ये तो पता है कि उसको क्वेश्चन सवाल इतनी जल्दी आएगा नहीं। अब वो फंसने के बाद किस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो आया कि उस सवाल पे फोकस रिप्लाई देता है, या फिर कुछ कहता है कि भाई नहीं आ रहा, ये वो। तो ये इंटरव्यूअर का काम होता है कि वो एक ना एक काउंटर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो उसको तकरीबन लोगों से पता होगा कि 80 to 90% लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। तो ये इंटरव्यूअर करते हैं हमेशा, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें कोई ना कोई बंदा फंसेगा। तो उस पर प्रिटेंड कैसे करना है, इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगर आप घबरा गए तो फिर प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो फिर भाई ये चीजें हैं कि थोड़ा सा इंटरव्यू के दौरान भी थोड़ा सा अपने आप को भी कॉन्फिडेंट रखना है, कि ऐसा नहीं रखना कि मुझे आता है।
सभी आता है, और ऐसा नहीं रखना है मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। कॉन्फिडेंट ये रहना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल बेहतर से बेहतर करिए, ठीक है। बैठने का अंदाज भी बेहतर होना चाहिए, आपकी फिटिंग शेटिंग बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, तभी आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले इंप्रेशन पर ही आप मार खा गए तो फिर वो आगे सवाल नहीं करेगा, और फिर अगर आपको आ भी रहा होगा मिसाल के तौर पर कुछ उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे तो वो क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा और दूसरा कैंडिडेट बुला देगा। तो इन तमाम की कोशिश कीजिए, होप सर आ चुके हैं तो इन्हीं के हाथ में किताबें दावतें से साथ देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरह के पहले वर्ष हैं। तो यहाँ पर पूरा बैच है मेरा बैठा हूँ और आप लोगों ने माइंड सेट पूरा पढ़ा है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने कोई भी जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, IT के जॉब कर लिए रहा है और इसके अलावा कोई और जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहा है। ठीक है। और इसके अलावा किस तरह की जॉब कर रहे हैं आप लोग, डेवलपमेंट से रिलेटेड है या फिर कुछ और? जो डेवलपमेंट ही कर रहे हैं ना, सिर्फ वो बता एक ही है आप जो जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हो वैसे बारे में कुछ बताएं। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे किसी कोई यूनिवर्सिटी में है जो बैचलर वगैरह कर रहा है या मास्टर्स, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में हमारा कुछ पास आउट किए हैं और कंप्यूटर साइंस की यहाँ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी सब इंटर वाले कितने हैं यहाँ पे? इंटर वाले ज़्यादा है। अच्छा मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। मेरा नाम तो मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एट हेलो कंपनी का नाम। और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस 6 साल से ज़्यादा का होंगे और इस वर्कशॉप के लिहाज से अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन 30 साल से मैं इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यूज़ क्रैक करने में, ठीक है। अब इस वर्कशॉप के हवाले से मैं बताऊँ आपको, तो ये वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज की है इसका जो मेन मकसद ये है कि आप लोग अभी तकरीबन पास आउट हो चुके हैं, तकरीबन आप लोग माइंड सेट अपना पूरा कर चुके हैं, तो अब आप लोगों ने जॉब हंटिंग के लिए जाना मार्केट में, ठीक है। तो इस वर्कशॉप से ये वर्कशॉप बहुत कमाल की हुई आप लोगों के लिए। इस वर्कशॉप में आप लोग सीखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू तो बहुत बिल्कुल आखिर की चीज़ होती है इंटरव्यू और हायरिंग वगैरह, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है। तो सबसे पहले आप लोगों के रिज्यूमे अच्छे होने चाहिए, सीवी वगैरह कैसे बनाते हैं उसकी दूसरा ट्रिक्स कैसे शेयर होता है। इसके अलावा कंपनीज कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, कंपनीज कैसे जज करते हैं, क्योंकि कंपनीज का पता नहीं होता है कि कैसी होती है, कंपनी कुछ अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। हम लोग पता है जब ज्वाइन कर लेते हैं ना तब पता चलता है कि ये कंपनीज कैसी है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा इस बारे में कि कंपनीज राइट कंपनी कैसे ढूंढते हैं और उसके अलावा अप्लाई कैसे करते हैं, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट होते हैं, ये सारे प्रोसेस जितने भी होते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छा ठीक है। तो इस वर्कशॉप के ओवरव्यू तो मैंने ऑलरेडी दे दिया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे आज का एजेंडा है, इसमें सबसे हम पहले हम ये देखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक अच्छी सीवी, एक अट्रैक्टिव सीवी आपको किसी भी लेवल पे किसी भी कंपनी में आपको इन करा सकती है, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। आप लोगों को पता है कि स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें चलती हैं, अगर आप पहला स्टेप ही सही लेंगे तो फिर अगले स्टेप्स में आप तो मार देंगे। तो और ऐसा भी नहीं है डायरेक्ट आप दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप में जा सकते हैं, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अच्छी रिज्यूमेस कैसे बनती हैं और उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और इवन के मेरी जो अपनी सीवी है ये वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सीवी है मेरी, ठीक है। और वो कहीं भी मैं उस पर अप्लाई वगैरह करता
तो उसमें मुझे कॉल जरूर आती है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू चूज योर राइट कंपनी, ठीक है। कंपनीज को इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, फैंस आया या नहीं, किस तरह की कंपनीज है, किस किस तरह की कंपनीज होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं, कुछ सर्विसेज बेस्ड होती हैं, तो ये किस तरह की और किसमें क्या प्लस एंड माइनस है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत बार, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी जॉब इंटरव्यूज के प्रोसेसेस कैसे, तो जॉब इंटरव्यूज के प्रोसेसेस देखेंगे कि कंपनीज के अंदर किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरव्यूज की तैयारी होती है वो कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम रिज्यूमेस के रिव्यू भी करेंगे लाइव, और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए ये मॉक इंटरव्यूज करेंगे आप लोग में से किसी को भी वॉलंटियर लेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। जिसका आपके पास जो भी आपके पास कन्फ्यूजन है वो आप शेयर करें तो हम उसको मिलकर देखेंगे उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ रिसोर्सेज के लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ टेक्निकली नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिज्यूमे। तो मोबाइल में जो सबसे पहले रिज्यूमेस को देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो रिज्यूमेस के अंदर ना अभी 2020 स्टार्ट हो गया, तो जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में वो ज़्यादातर AI का चल रहा है, ठीक है। तो AI के बहुत सारे टूल्स हैं जो इस तरह के टूल भी अवेलेबल हैं जो HR सिस्टम्स के लिए होते हैं, और उसमें ये होता है कि जब कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनके रिज्यूमेस भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज होती है ना उनके पास HR के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक रिज्यूमे को खोले, उसको पढ़े, उसके अंदर क्या है और किस तरह का बंदा है, किस तरह का डेवलपर है, उसका क्या स्किल सेट है। तो इस तरह के इसके बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसके पास जो सीवीज होती हैं वो उसमें अपलोड कर देते हैं, और वो एक एक की रिज्यूमेस को उसके अंदर तो इंफॉर्मेशन पास करके अपने पास एक डेटा में बना के रख लेता है, ठीक है। फिर ऐसा उसमें से फिल्टर कर लेता है चीज़ें कि रिएक्ट का कौन सा रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का कौन सा वो फिल्टर आप करके बता दें, इस तरह की क्वेरीज उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कि आप लोगों ने जो रिज्यूमेस बनाएंगे ना आप लोग, तो उसके अंदर ना इररिलेवेंट थिंग्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी ये जो मटेरियल स्टेटस होती है मैरिटल स्टेटस वो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स आप शो नहीं करना चाहिए। जिस तरह की जेडी होती है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जिस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसी तरह से आपकी सबसे रेलेवेंट ही आपकी सीरीज होनी चाहिए। और इस अंदर अभी यहाँ पे तो माइनस टाइप करके निकलना है ना, तो रिलेटेड रहती है आप लोगों ने आती है ना? यस सर, एक दो लोग यस सर। तो माइनस टाइप जो क्रिएट नेट वगैरह है सब ये फुल स्टैक में आ जाता है, कंटेंट टाइप में कंटेंट अगर मोबाइल भी होती है फुल स्टैक में आता है। तो फुल स्टैक से ना बहुत सारी जॉब्स के टाइटल्स निकलते हैं, ठीक है। हो सकता है सिर्फ किसी को रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड ही बनना चाहिए, कंपनीज को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिएक्ट नेटिव चाहिए होगा या सीनियर रिएक्ट नेटिव चाहिए। उसी तरीके से कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको सिर्फ जावा से रिलेटेड बनना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हैं अभी पूरा साल है ना, तो आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओगे पोर्टफोलियो पर, ठीक है। तो वो अपने रनिंग होने चाहिए, आपके जो भी लिंक्स आप अपने सीरीज के अंदर पुट करेंगे वो एक तो रेलेवेंट होने चाहिए उस जॉब डिस्क्रिप्शन के, और वो लाइव अपन रनिंग होने चाहिए, ठीक है। जैसे रिलेटेड की अगर पोजीशन है ना, तो उसके अंदर आप रिलेटेड की जो रिक्वायर्ड आपकी एप्लीकेशन है उसके लिंक्स होने चाहिए, वेब का नहीं होना चाहिए। अगर जेडी में लिखा हुआ है तो सिर्फ रिलेटेड का ही चाहिए उनको कंपनीज को, तो आपके सिर्फ पोर्टफोलियोज के लिंक सिर्फ रिलेटेड के होने चाहिए,
ठीक है, अगर वेब पर है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली आपकी जो भी लिंक्स में बताइए रेलेवेंट होनी चाहिए। इसी तरह की जो आपकी रिज्यूमे के अंदर एक सेक्शन होता है समरी का, ठीक है, तो समरी में समरी भी रेलेवेंट होनी चाहिए। फिर अगर जॉब डिस्क्रिप्शन वेब से रिलेटेड है या बैकएंड से रिलेटेड है तो आपकी भी इस तरह की समरी होनी चाहिए कि आपने किस तरह अपने बैकएंड पे क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज है और आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ों में काम किया हुआ, कितना एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस का एक सेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जॉब के दौरान आप कुछ और मतलब किस और तरह की जॉब भी कर रहे हैं जो जेडी से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है तो आप इसको ना पुट करें। ठीक है, आपके सारे डेवलपमेंट की जॉब है तो आप सिर्फ डेवलपमेंट की ही एक्सपीरियंसेस मिल डालेंगे, ठीक है, वरना ये अच्छा नहीं समझाएगा। सही, इस तरह के सर्टिफिकेशंस का एक सेक्शन होता है, वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स पुट कर सकते हैं। वो भी अच्छा है अगर रेलेवेंट हो, अगर इररेलेवेंट नहीं है तब लिख सकते हैं सर्टिफिकेट्स के हवाले से। ठीक है, और इसके अंदर अगर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आप अपनी जो भी टेक्नोलॉजीज पर काम किया है ना उसको आप मेंशन कर देते हैं, मतलब स्किल सेट और जो जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, फायरबेस, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये अच्छा, ये देखिए डेमो के लिए मैं एक सीवी निकाली थी और ये बहुत सिंपल सी सीवी है, ठीक है, और सही बताऊँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीवी है। इसके अंदर टू द पॉइंट है, नेम मेंशन है और यहाँ पे जूनियर आर्किटेक्ट लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली की जो जेडी होगी वो इसी से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, इस जो भी है मतलब ये रियल भी नहीं है सर, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक आर्किटेक्ट बंदा एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो डेवलपर भी रहा होगा, वो नेटिव का चीज़ा भी रहा होगा, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कंपनी है उसने मेंशन किया होगा कि हमें एक आर्किटेक्ट बंदा चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो अपने आप को एज आर्किटेक्ट ही मेंशन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी सिस्टम डिजाइन एक्सपर्ट की कोई जेडी है तो वो उससे रिलेटेड अपनी सीवी के अंदर पुट करेगा। ठीक है, और सीवी हमेशा नई बननी चाहिए हर जब भी आप अप्लाई करें। ठीक है, और उसके लिए जब भी आप एडिट करेंगे उसको तो सेव करेंगे तो उसकी टाइम आ रहा होता है वहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के से रेलेवेंट ही होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसमें आर्किटेक्ट में कौन सी इंटर्नशिप की थी या जो भी यहाँ पे आ रहा था ये कि आपके जॉब पोजीशन का टाइटल क्या था सबसे पहले, और उसके नीचे आ रहा था कि कंपनी शायद कंपनी का नेम है, तो कंपनी का नेम आ रहा था कि कहाँ पे था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा था, टू द पॉइंट ड्यूरेशन, यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और अचीवमेंट के अंदर अचीवमेंट का सेक्शन होता है, यहाँ पे ना बुलेट पॉइंट्स भी मेंशन होते हैं, तो यहाँ पर हम मेनली वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब ये जो आपका टाइम फ्रेम है इस कंपनी के अंदर आपने किन किन चीज़ों पे काम किया था। ठीक है, अगर आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे काम किया तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पेमेंट से रिलेटेड आपने काम किया था वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने क्या क्या काम किया था वो यहाँ पे बुलेट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी और किन किन चीज़ों पे काम किया था। ठीक है, और टू द पॉइंट, मतलब अभी अगर यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं एक बार पूरा। ठीक है, एजुकेशन का एक सेक्शन होता है, ये ज़रूरी होता है, तो इसमें आप ये आपकी एजुकेशन है जहाँ तक की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो वहाँ पे जो मैं कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह के हो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। FIP अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। पर्सनल प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक टाइटल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन जो मेन चीज होती है ना वो यहाँ पे ये होती है कि इस प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं और इससे आपने किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टूल है ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर .com। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है इसके अंदर आप ये अगर तो मेंशन करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो इसके अंदर आप ये मेंशन करें कि आपने इस प्रोजेक्ट को के अंदर आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड के लिए यूज की हैं, बैक एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं और भी
और भी जो भी चीज़ें आपने इसमें यूज़ की हैं सॉकेट वगैरह वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और क्यों किया ये भी बता सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मेंशन करता हूँ अपने पोर्टफोलियो पर के अंदर। तो अब इसके अंदर ये पहले ना रिएक्ट पे बना हुआ था। तो जो सिंपल रिएक्ट होती है ना उसमें एक मसला होता है कि उसके अंदर सिंगल पेज ऐप होती है, ठीक है। और सिंगल पेज ऐप में ना एसईओ करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो जब बंडल फाइल बनती है उसकी, आप लोगों को सब पता है बंडल फाइल बनती है, तो वो जब हम कोई भी स्लैश हिट करता है ना तो जेएस की फाइल आपके ब्राउज़र में आके एग्जीक्यूट होती है और वो ऐप रेंडर करती है। इससे पहले वो सर्वर पे ऐप रेंडर नहीं हुई होती। तो एसईओ के लिए सर्वर साइड एसईओ चाहिए होती है बहुत सारी एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो लेकिन रिएक्ट में ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अलग से इस पे काम करना पड़ता है, लेकिन उसका सोल्यूशन लेकर है नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस ने क्या किया, सबसे मेन जो नेक्स्ट.जेएस का फीचर है वो ये है कि सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए उन्होंने नेक्स्ट.जेएस कराई है आप लोगों को। सर सही, तो उसमें ये होता है कि जब आप नेक्स्ट.जेएस की बिल्ड बनाते हैं तो फिर सर्वर पे ही उसकी जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स है वो बन जाती हैं। तो फ्रंट एंड से हिट होती है तो जस्ट वो एचटीएमएल आपको सर्व हो रही होती है और इंजेक्ट होकर आपका काम हो जाता है, एप्लीकेशन रेंडर हो जाती है। तो ये चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा था। ये चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट्स के साथ ये चीज़ें पॉइंट्स भी आपके होने चाहिए कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये किया तो क्यों किया, अगर आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ किया तो क्यों किया, रिएक्ट यूज़ किया। इस तरीके से अगर आपने बैकएंड अगर नोड पे नोड एक्सप्रेस पे तो नोड के साथ आपने एक्सप्रेस ही यूज़ किया, ये भी आपको बताना चाहिए। अगर और इसके अलावा ये क्या है, कोई हैवी फाइल जैसे ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर कोई हैवी फाइल है तो हैवी फाइल जो सिंपल रिक्वेस्ट होती है ना उसमें अपलोड नहीं होती, तो उसके लिए आपको अलग से कोड करना पड़ता है। फिर अगर आपको लाइव इवेंट्स चाहिए क्या अपलोडिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, तो ये आपको सॉकेट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है, ये अट्रैक्टिव होती है चीज़, ठीक है। इससे इंटरव्यूज में भी आप इंस्पायर कर सकते हैं और सीवी के अंदर हो गई, ठीक है। तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्किल्स का है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई ना कि अगर जो भी आपके कीवर्ड्स हैं लाइक जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेटिव और बैकएंड एक्सप्रेस नोड जो भी है आपका, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जब एआई पार्स कर रही होगी ना आपकी सीवी को, तो वो इन कीवर्ड्स के थ्रू भी आपको लेबलिंग कर देगी। अगर एचआर को अगर रिएक्ट करना चाहिए तो वो जस्ट फिल्टर आउट करेगा अपने सिस्टम में जाकर, तो अगर आपने कीवर्ड्स पुट किए होंगे तो वो मेंशन हो जाएगा, वो उसको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके टेक्निकल लेवल के स्किल्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक नॉन टेक्निकल ये हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के ग्रुप्स बनेगा बहुत सारे, बता रहे थे कि आप लोग के ग्रुप्स बनेगा और ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस ग्रुप के अंदर एक बंदा लीड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक स्किल है, ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोग मिलकर कर रहे हैं उसके अंदर एक बंदा होगा जो ये बता रहा होगा कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कंटेंट की एपीआईज बनेंगी, तो इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो कि आपने सिस्टम डिजाइन पे कुछ काम किया या आपने कोई आर्किटेक्ट लेवल पे कुछ किया है अपने लेवल पर। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप अपने लेवल पे जो भी आप लोगों ने किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का सेक्शन भी जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश के अलावा उर्दू के अलावा भी कोई और लैंग्वेजेस वगैरह आती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट सीवी है, ठीक है। यहाँ पर किसी इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे ईमेल नंबर वगैरह, नंबर आपका मेंशन, ठीक है, सही है। आप लोग समझ गए ये चीज, यहाँ तक कोई इशू का प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई सवाल है? सर अगर कोई फ्रंट एंड की पोजीशन है तो हम स्किल्स के अंदर उस पर हम अपनी बैकएंड की टेक्नोलॉजी भी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, कीवर्ड्स में कीवर्ड सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब ये तो आपके इसलिए एक्सपीरियंसेस में आप डाल सकते हैं अपना, सप्ली के अंदर आप फ्रंट एंड से रिलेटेड डाल दीजिए, प्रोजेक्ट्स के अंदर आप फ्रंट एंड से रिलेटेड डालें, लेकिन अगर ये अपनी स्किल्स के बारे में सेक्शन है तो आप अपनी जो भी स्किल्स है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जी बिल्कुल तो एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वो आप ना डालें, आप जो अपने जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स हैं वो डाल दें।
ठीक है, तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस है तो सही, आप ग्रुप में प्रोजेक्ट्स को कर रहे हो, इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप एज अ ग्रुप में प्रोजेक्ट्स वगैरह तो कर रहे हो, ये भी एक्सपीरियंस में काउंट होता है, ठीक है, कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में काउंट हुआ है। सर पहले रिज्यूमे, पहले जो है सीवी कहते थे सब, ठीक है, अब क्या है ना, इसका एक नया नाम भी आ गया, रिज्यूमे कहते हैं सर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, हम Q&A थोड़ा एंड में करेंगे, सही है? टाइम शॉर्ट है वहाँ पर। ठीक है, प्लीज बोलो जी। हम अब देखते हैं कि जॉब इंटरव्यूज के जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है सवाल। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस ना ये वेरी कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, ठीक है, लेकिन मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं और मैंने जितने भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, उस जो भी एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपने अपने रिज्यूमे वगैरह बनाए और जॉब पोस्ट पे आपने रिज्यूमे सबमिट कर दिया, ठीक है। अब आप शॉर्टलिस्टेड हो गए, उसके बाद सबसे पहला जो पॉइंट वो है कि आपको फोन कॉल आएगी सबसे पहले एचआर की तरफ से, सबसे, और ये भी एक स्क्रीनिंग का एक स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, फॉर एग्जांपल उस जॉब डिस्क्रिप्शन में बैकएंड से रिलेटेड उनको होना चाहिए, तो ये जो फोन कॉल होगी ना, इसमें आपसे ये इस तरह के सवाल करेंगे कि आपने कितने टेक्नोलॉजीज पे काम किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछेंगे आपने बैकएंड पे काम किया, बैकएंड के अंदर पेमेंट गेटवेज लगाए हैं, अगर आपको उनकी जेडी जो है ना वो पेमेंट से रिलेटेड है, वो आपसे ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप उनकी जेडी में रिलेटेड है तो वो आपसे बोलेंगे कि आप मोबाइल ऐप्स पे काम किया, आपने किस तरह की मोबाइल ऐप्स पे काम किया है और मोबाइल ऐप में पेमेंट वगैरह लगाए नहीं लगाए। तो इस तरह से जो भी जेडी होगी उससे रिलेटेड आपकी फोन कॉल होगी, उससे जस्ट ये पता चलेगा कि आपने इन नई चीज़ों पे काम किया, कि आपने मैप इंटीग्रेट किया हुआ है, रिएक्टिव में ऐप सबमिट कराई है, आपने iOS ऐप अप्रूव कराई है नहीं कराई है, ये सब ये फोन पे आपको बता देंगे। ये शॉर्ट कॉल होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, और हो सकता है कि ये ना भी हो, ठीक है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है टेक्निकल राउंड्स का, ये सबसे मेन राउंड्स होते हैं तरीके से। तो कम से कम किसी भी कंपनी के अंदर कम से कम 2 टेक्निकल राउंड्स लाजमी होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट टेक्निकल राउंड होता है और एक सेकंड टेक्निकल राउंड होता है मोस्टली। तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो होता है इसके अंदर आपकी जो बेसिक और कॉन्सेप्चुअल जो स्किल्स होते हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। तो आपके जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं पे इवैल्यूएट होते हैं, और ये उनका फर्स्ट टेक्निकल राउंड हो रहा होता है, तो ये मोस्टली वही एसोसिएट डेवलपर या फिर जो सीनियर डेवलपर होता है वो ले रहा होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 1 घंटे का मुश्किल होता है, 1 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मेनली जो है ना, मेनली सिर्फ आपके कोर कॉन्सेप्ट्स इवैल्यूएट करते हैं, और इसके अलावा आपने किन किन चीज़ों पे काम किया हुआ है, इस और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ, तो उससे रिलेटेड सारे सवाल इसमें होते हैं फर्स्ट टेक्निकल के अंदर। तो उसके बाद होता है ना, अगर आप ये कि क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट टेक्निकल, ठीक है, तो उसके बाद आपको सेकंड टेक्निकल के लिए कॉल आती है, ठीक है। सेकंड टेक्निकल मोस्टली कोई प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेता है। अच्छा, ये भी इसमें भी लेवल्स होते हैं, एसोसिएट होता है, सीनियर, टीम लीड, फिर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होता है, प्रिंसिपल वाले का मोस्टली एक्सपीरियंस लेना 9 साल का भी होता है, ठीक है। तो सेकंड जो राउंड होता है वो आपका कोई टीम लीड होगा या प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कोई कोर कॉन्सेप्ट्स या कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होता, उसके अंदर ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई सिनेरियो आपको दे दिया जाएगा, या इवन आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसी को एक्सटेंड करते हुए आपको सिनेरियोज बताए जाएंगे और फिर उसमें सवाल होंगे। तो वो एक तरह का डिस्कशन टाइप भी होता है, ठीक है। और इसमें आपका सीनियर जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है, जज कर रहा होता है कि आपकी स्किल्स किस तरह की, ठीक है। तो ये टेक्निकल राउंड होता है, सेकंड टेक्निकल। अच्छा, इस दौरान जब आपका ये हायरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो इसके बैक में ना बेसिकली एचआर जो है इवैल्यूएट ऐसे करता है कि आपकी इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स होती है एचआर की, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्निकल राउंड, अच्छा मैंने टेक्निकल इंटरव्यूज लिए हैं काफ़ी, तो हमारे पास ये होता है कि एक शीट हम शेयर करते हैं और हमारे पास
जिनकी मेन इंटरव्यूज होते हैं उनकी लिस्ट होती है। तो हमें सिर्फ जो है ना सेक्शन होते हैं, हमें उसके हिसाब से उनकी स्कोरिंग करनी होती है, ठीक है। और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, तो जो टेक्निकल रिलेटेड जो कॉलम्स होते हैं वो सिर्फ हम पुट करते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो एचआर को पुट करते हैं, ठीक है। तो इस जो भी टेक्निकल उसके एरियाज होते हैं, लाइक फ्रंट एंड में कैसा है, बैक एंड में कैसा है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर वो कैसा है, तो हम सिर्फ स्कोरिंग कर रहे होते हैं, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100 इस तरीके से हम कर रहे होते हैं स्कोरिंग। और फिर जब ये राउंड्स पूरे हो जाते हैं फिर आपका एक स्कोर जब आता है उससे इवैल्यूएट कर लेते हैं कि उससे फिर ऑफर लेटर्स वगैरह वाली कोई कहानी चलती, ठीक है। तो सेकंड टेक्निकल मोस्टली ये सेकंड टेक्निकल सीनियर लेवल का होता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियर होता है और आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये भी आपका क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो वीपी लेवल का होता है, ठीक है। जो भी इंजीनियरिंग का उस वक्त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है वो लेता है, या ब्रांच मैनेजर है तो वो लेता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसके शॉर्ट होता है। और इसके अंदर मोस्टली जो है ना ये डिस्कस होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, ठीक है। अगर कोई फीचर आपको बनाने के लिए दिया है तो उससे पहले उसके ऊपर एक पूरा वर्क होमवर्क होता है। जैसे कोई क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो ऐसे नहीं होता कि बस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई और उसका काम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, एक पैनल होता है बिजनेस एनालिस्ट का, वो उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को निकालता है, इसका एक्चुअल चाहिए क्या, वो डिज़ाइन होता है। फिर डिज़ाइन टीम में उसकी पूरी जो भी डिज़ाइन होता है वो बनता है, मैनेजर उसको डिस्कस करते हैं, वो क्लाइंट से अप्रूव होता है, फिर डेवलपमेंट के लिए आता है, और डेवलपमेंट के बाद वो फिर टेस्टिंग के लिए जाता है, क्यूए डिपार्टमेंट, फिर अप्रूव होता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं, ये इसमें ये डिस्कस हो रहा है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है या आपकी कंपनी में कैसे होता है, ठीक। इस इंटरव्यूज में ये होता है। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें होती हैं कि वीपी लेवल वो जो वीपी होता है वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपकी जेडी के मुताबिक आपको क्या किस तरह का काम है, यहाँ पे किस तरह की प्रोजेक्ट्स का आपको हम इंटरेस्टेड है कि आपको कुछ असाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वीपी लेवल वाले इंटरव्यू में आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट राउंड होता है एचआर राउंड। वो राउंड होता है जिसमें आप अपनी सैलरी वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस इंटरव्यू के अंदर एचआर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि हमारी कंपनी जो है वो किन किन तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, ठीक है। और मतलब उसके प्रोजेक्ट क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या मार्केट में वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो सिर्फ वर्डप्रेस पे काम करती है, सिर्फ वेबसाइट्स के लिए करती है, लेकिन इस तरह की कंपनीज हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करती है, सिर्फ जो है वो एआई में काम करती है, सिर्फ डेटा साइंस में काम करती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस जो है ना वो आपके एचआर में होती है, उसके सैलरी वगैरह भी इसी में डिस्कस होता है सारे, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंटरव्यू होता है, ये तकरीबन ये एचआर वाले राउंड में ही हो जाता है वैसे तो, लेकिन ये अलग से होता है कुछ कंपनीज के अंदर। इसका नाम होता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इंटरव्यू। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो साइकी है ना, एक जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप सब में ना ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि जो भी पर्सन हम हायर करने वाले हैं ना वो हमारी टीम के साथ कैसे चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टीम हमारी, जैसा कि करंट में बात करूँ, हमारी मेरी जो टीम है वो तकरीबन 10 में है, 10 लोग हैं। उसके अंदर डेव्स भी है, बिजनेस भी है, मैनेजर्स भी है, उसके अंदर हम लोग तकरीबन 10 लोग हैं। तो ये जो लास्ट वाला है ना साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इससे ये इवैल्यूएट होता है कि ये जो पर्सन है जो हमारे टीम में शामिल हुआ तो ये ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रोसेस डिस्टर्ब कर दे या फिर इतना रूड बिहेवियर दिखाए कि वो दूसरी टीम में जो उससे तंग हो, या ऐसा तो नहीं कि ये इसको कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये थोड़ा सा शेकी हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो ना वो इस इंटरव्यू में हुई होती है। ये मोस्टली होता भी है, नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर है कि आपकी टीम के अंदर एक ऐसा बंदा अगर आ जाए ना जो टीम में काम करना नहीं चाहता, अकेले काम करना चाहता, तो ये पूरी टीम को डिस्टर्ब कर देता है,
मेंटली भी और फिजिकली। ठीक है, ये हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा। ठीक है, जो भी फॉर एग्जांपल आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए ना, तो एक बंदा उनको लीड भी कर रहा है, तो ये क्या हम उसको ऐसे नहीं ऐसे करते, लेकिन ये भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि हिल जाता ऐसे करना चाहिए। और इस तरह के भी सवाल इसके अंदर हो सकते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही बंदा है जो डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये बात में इतनी सच्चा है, वो उसको पता है प्रोसेस के एक्चुअल में हम ये चीज़ फेस कर सकते हैं, तो ये भी जस्टिफाई भी करें, ये भी किसकी एक थी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ये भी होता है, तो इसलिए ये भी एक इंटरव्यू होता है। तो ये मोस्टली नहीं होता है, एचआर के साथ ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिसमें होता है। एक कंपनी है ऑप्टिमाइज, पहले ही मिकाइल लैब्स के नाम से मशहूर है, तो उसके अंदर ये साइकोलॉजी और इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इंटरव्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अब इस इंटरव्यू का प्रोसेस आपको समझ आया है कुछ? सही। तो अब इसमें नेक्स्ट है कि इस इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताया, इसमें टेक्निकल राउंड होता है। सबसे फोन कॉल तो आप लोग हो जाता है आसानी से कि आपने जो भी अच्छा, इसमें ये क्या ऑनेस्ट रहना होता है। ठीक है, अपने पास से कुछ भी नहीं आप लगा के बताएं कि यार मैंने इस पर भी काम किया, उस पर भी काम किया, क्योंकि आप ही फंसेंगे भी बात में, रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है अगर उससे रिलेटेड आप उसने क्वेश्चन कर दिया, आपको पता ही ना कुछ। ठीक है, तो आपने इस पूरे प्रोसेस में ऑनेस्ट रहना है कि जो भी आपको आता है बस आपको बताते हैं, तो भी लेवल पर हो आपको आप शो कर दें, कोई मसला नहीं होता फिर। और अगर सामने वाला भी ये बात समझता है, जो इंटरव्यू दे रहा है ना, जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं भी समझता हूँ यार जो मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, जरूरी नहीं कि सबको आता हो। और जो भी टेक्नोलॉजी साइड पे काम करना है आपने, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है रेडिस, किसी नाम सुना इसका? तो जरूरी नहीं है कि यार आप लोग लेवल पर हर किसी ने रेडिस पे काम किया हो। ठीक है, अब पोस्टग्री एसक्यूएल है, उस पर किसने किसने काम किया हो? किसी ने काम नहीं किया हो। लेकिन जो एचआर की सबसे जेडी प्रोवाइड है, उसके अंदर ये कि अपने एसक्यूएल पोस्टग्री एसक्यूएल का बंदा चाहिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने पोस्टग्री पे काम किया हो, आपने किसी और डेटाबेस से काम किया हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन ये कि शिफ्टिंग करना वो मुश्किल तो नहीं होता अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स है ना, कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर है। ठीक है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके कोर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों के कोर कॉन्सेप्ट जो है ना टेक्निकल वाइज, वो आप लोगों की क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है ना, तो जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको आने चाहिए हर तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल होस्टिंग कैसे वर्क करती है अंडर द हुड, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड एनवायरनमेंट की इंटरनल वर्किंग कैसे करती है, और इसके अलावा अगर रिएक्ट है तो उसके अंदर डॉम कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है, डॉम कैसे मैनिपुलेशन कैसे होती है रिएक्ट के अंदर, और बैकएंड से रिलेटेड है तो बैकएंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डेटाबेस डिजाइनिंग कैसे होती है, इसकी जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मोंगो जैसे डेटाबेस है तो उसके अंदर एग्रीगेशन एक्चुअली कैसे चल रही है, ये आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको अंडर द हुड और जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, वो अगर आपकी क्लियर नहीं है ना, तो आपकी जो समझ लीजिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, अगर आपकी बुनियादें थोड़ी कमजोर है ना, तो उसके ऊपर की जो बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार बताऊँ, एग्रीगेशन लगाई आप लोगों ने, सही है? तो एग्रीगेशन अंडर द हुड कैसे चल रही है, तो आप एग्रीगेशन को, अगर आपको ये नहीं पता ना कि वो डेटाबेस में कैसे परफॉर्मेंस चल रही है उसकी, कैसे वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है, तो आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अगर आप एग्रीगेशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, तो फिर ये हर दफा जो है ना डीबी पे डाउन कर देगा। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल्स आप लोगों की लास्ट में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज सिनेरियो बेस्ड। सिनेरियो बेस्ड आपको ना, सिनेरियो बेस्ड आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक इन्फ्लुएंसर है, उसके 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और उसने जो है ना 50 फोन्स वो करने हैं गिव अवे।
ठीक है। तो उसमें अब ये कि उसने बता दिया कि भाई 12 बजे वो फॉर्म में एक वेबसाइट बना के उसका इनिशिएट कर देगा, ठीक है। अब उसके अंदर ना जो भी पहले 50 पीपल्स होंगे उनको वो फोन गिव अवे करेगा। तो इसका एक ये मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, एक एग्जांपल बताई। अब इसके बैक पे आपने किस तरीके से एप्लीकेशन बनानी है, क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ये आएंगे तो वो यकीनन कुछ हजारों ही अगर एट अ टाइम आपकी वेबसाइट हिट करेंगे तो डाउन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर आपने इस तरह की एप्लीकेशन बनानी? तो ये एक सिनेरियो है, तो आपने पूरा बताना होता है कि आपने उन्हें फ्रंट एंड में क्या करेंगे, बैक एंड में क्या करेंगे, जो भी एग्जीक्यूट होते हैं आप क्या चीज़ चेक करा रहे हैं तो ये ऑप्टिमाइज हो जाएगी, फ्रंट एंड लोड होते हुए क्या चीज़ चेक करा रहे हैं कि ये चीज़ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो ये सिनेरियो बेस इस तरह के होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें मैंने इंट्रोड्यूस दिए ना, तो कुछ इस तरह के इंट्रोड्यूस के अंदर इस तरह के सवाल भी होते हैं जो बिल्कुल इररिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन वो उससे ये बेसिकली ये पता चल रहा होता है कि आपकी हाजिर दिमागी कैसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो उसका धुआं जो इसमें से धुआं निकलता है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उस जो ट्रेन का धुआं होता है वो किस तरफ निकलेगा? क्या कह रहे? इलेक्ट्रिक का तो धुआं ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक और क्वेश्चन किया था, लेकिन ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि आपके पास 2 रोप्स हैं, 2 रस्सियां हैं और 2 मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। एक रोप को पूरा जलने में ना 1 मिनट लगता है, ठीक है। और आपने ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि 1.5 मिनट आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये आप कैसे करेंगे? ठीक है, आपके पास कोई और चीज नहीं है, सिर्फ आपके पास 2 रोप्स हैं और 2 मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। आपको एक और ये बताया गया है कि जो एक रोप है ना उसको जलने में 1 मिनट लगता है पूरा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 2 मैच स्टिक्स, तो आपने इवैल्यूएट करना है कि 1.5 मिनट जब कंप्लीट हो जाए ना मुझे पता चल जाए 1 मिनट हो जाए तो कहाँ तक चलेगा? नहीं, आपको पता नहीं, बताना है कि 1.5 मिनट 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट इवैल्यूएट करना है। जैसे अगर मैं एक रोप को जला दूं पूरा जब तो खत्म होगी मतलब पता चल गया 1 मिनट हो गया। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी स्लो या फिर तेज जले, लेकिन वो पूरा जो है ना वो 1 मिनट में होता है, पूरा 1 मिनट में जलती है। पहले वो स्टार्ट में तेज जल रही है, हल्के जल पूरा जो पूरा जल जाएगी तो वो 1 मिनट उसको हो जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि आप क्या पता वो शुरू में लेट जल रही हो, शुरू में आहिस्ता जल रही हो, बाद में अचानक से। जो सेकंड वाली है ना, कोई समय आपने जलाई, अब आपको आधी का नहीं कोई चक्कर है कि आप पता नहीं चलता ना, कि हो सकता है स्टार्ट में वो तेजी से जल रही है फिर आगे स्लो हो जाए, लेकिन जब पूरी जलेगी ना तभी वो पता चल सकता है कि ये पूरा 1 मिनट हो गया उसको। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसमें आते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चन। आप लोगों ने किसी ने नेवी वगैरह के एग्जाम दिए, मैंने दिया 2 वर्षों में, तो उसमें होते हैं इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक्स मिल जाती है, इसमें ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल होता है बहुत सारा। इससे फिर ये होता है कि आपकी ब्रेन पावर जो है ये इंक्रीज भी हो रही होती है। सुडोकू बोलते हैं, खेलता है लोग सुडोकू भी खेलता भाई, सुडोकू खेला गया थोड़ा अभी भी खेलेगा। नंबर्स वाली जो गेम होती है ना वो खेल रहे हैं। उससे ये होता है कि आपका ब्रेन फोकस होके एक चीज देख रहा होता है और एक चीज को आपको 2-3 तरह से देखना होता है, तो उससे होता है कि आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है और आज दिमागी का भी इससे पता चलता है। तो इस तरह की क्वेश्चन भी होते हैं इंट्रोड्यूस के अंदर, ठीक है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे सेकंड टेक्निकल हो रहा था, वो जो सेकंड टेक्निकल हो रहा था ना वो इस्लामाबाद से उनका कोई एक बंदा था जो तकरीबन 20 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, उसने लिटरली मुझे 15 मिनट में मुझे फाइनल कर दिया
और उसने दो तीन मुझसे टेक्निकल लेवल के सवाल किए, जिसको जवाब दे दिए सही। इसके अलावा एक दो उसने ये वाले सवाल किए इस तरह के। तो मेरे पास रजिस्टर वगैरह होता था, वो क्या कहता था, मैं उससे मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो जरूरी नहीं कि आप इसका आंसर दो इंटरव्यू के अंदर, ये जरूरी नहीं होता। सिर्फ ये चेक इंटरव्यूअर जो होता है ना, ये चेक कर रहा होता है कि आपको आपकी जो है ना वो कितना पैशनेट हो ये चीज सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप एफर्ट भी डाले या नहीं डाले, सही। और इंटरव्यू होता है ना, उसका एक मकसद ये भी होता है कि कैंडिडेट को जितनी भी नॉलेज है ना वो उससे निकलवानी होती है। जो कैंडिडेट होता है ना उसको बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जो इंटरव्यू में सवाल करता है ना सिर्फ वही वो चीज़ बता रहा होता है। तो इंटरव्यू का एक मकसद ये भी होता है कि आपको जितनी भी नॉलेज है ना वो हमें बताएं। जरूरी नहीं कि सही बताएं, जरूरी नहीं कि आप सारे जो नॉन वर्बल के हैं क्वेश्चन उसको आप सही तरीके से बताएं कि तो एग्जैक्टली क्या करें तो ग्रेड में पता चलेगा, एग्जैक्टली उसका वहाँ है वो किस डायरेक्शन में मूव करें, ये जरूरी नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आपको बोले, आपको कुछ ना कुछ आप उस पर एफर्ट लगाएं, ठीक है, सही है। और ये कॉमन सेंस क्वेश्चन भी यही है। अभी इंशाल्लाह करेंगे आप लोग के, तो देखते हैं। अभी ये आप लोगों को रिज्यूमेस बनाने का बोला था बिलाल भाई ने, ये आप लोगों ने कुछ बनाई है? कोई लाया है रिज्यूमे? सर लाए और वैसे ही ऐसा अभी एक हम जब तक आप रेज्यूमे शेयर करें, हम जो है जब तक वो अरेंज करते हैं, एक दो बच्चों की हम रेज्यूमे लाए रिव्यू करेंगे कि इस रेज्यूमे क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें सही हो सकती हैं, और फिर इंशाल्लाह मौके इंटरव्यू सब डाल दिया आपने। इसको शेयर करते तो जिनके इंटरव्यूज ले रहे हैं ना मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो डालूंगा। मुझे क्या पता था मना कर रहे थे सर, सब आठ बताना कॉपी पड़ेगा। लाया यस सर। तो यहाँ भी तो सर ATTARI ईमेल पे भेज रहे हैं ATTARI 1235 उसके लिए इंटरेस्टेड, ठीक है। और फिर आप एक सीवी अटैच करेंगे जिसका नाम जो होगा ना फाइल का, उसमें आपका नाम होना चाहिए, तो मोहम्मद नासिर resume.pdf इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये मैं उससे पॉइंट ऐड कर दिया आप। ये तो आप लोगों को बोला था इस वजह से आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं आपको जैसे पॉइंट ऐड कर दिया। ये बहुत सही लगे, बेहतर है। तो ये क्या है, ये मॉडर्न स्ट्राइक का मुझे पता है, आप लोगों ने स्ट्राइक भी पढ़ा है, ये नहीं पता मुझे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी ही नहीं चाहिए सीने के अंदर, ठीक है, ठीक है। काशिफ कैसे कौन है यहाँ से उठाया था किसी ने, काशिफ नहीं है, काशिफ नहीं है, सभी अंसारी को है। कौन है भैया आप लोगों में से, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये भी थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी, फिर इसको अंडर मैट्रिक नहीं लिखते हैं, इसको कुछ और लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, मतलब अंडर मैट्रिक नहीं लिखते। इसको सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा एग्जैक्ट वर्ड। अगर आप किसी चीज़ के प्रोसेस में होना, जैसे कोई डिग्री परस्यू कर रहा है या फिर कोई इंटरमीडिएट परस्यू कर रहा है, कंप्लीट नहीं हो उसका, उसका एक वर्ड होता है जैसे चल गया स्टार्ट करें ना, अंडर मैट्रिक नहीं लिखते सर, ठीक है। दारुल मदीना से पढ़ा हुआ है ना ये वो, ये होता है दारुल मदीना। मैट्रिक रिजल्ट में एमई वाला नहीं होता है, सही है, एमई वाला नहीं होता, ये सब उसका मैट्रिक, ये वो नहीं होता मैट्रिक का यूनिट जो वो लिखते हैं अंडर मैट्रिक, स्पेलिंग का हाँ स्पेलिंग भी लेना है, और ये अंडर नहीं आता, इसके वजह से वर्ड आता है वो यूज करना चाहिए, ठीक है। स्किल सेट में जैसा ही लिखा है, स्किल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो लिखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन या टाइम मैनेजमेंट से क्या मरा जाता है, क्या टाइम मैनेज करते हो, वर्क आना कोई टाइम को टाइम मैनेजमेंट क्या है,
चैट जीपीटी का कमाल है। ये बच्चा वहाँ पर सही है। तो ये जो भी आप इंजन करोगे ना इस हवाले से तो सवाल तो होंगे और वो फिर आंसर क्रिटिकल थिंकिंग ये सीखने को मिलता है भाई। सही है जो भी है आपका। और ये जो भी यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे कितना बड़ा तो लगता है हेडिंग है, तो हालांकि हेडिंग के इतना बड़ा साइज नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो है ना जो फॉर्मेटिंग है ना वो भी होनी चाहिए। कंटेंट में फॉर्मेटिंग भी होती है। कहीं भी आपने ब्लॉग पोस्ट देखा होगा तो उसकी हेडिंग एक खास फॉन्ट साइज की होती है और उसकी जो सब हेडिंग होती है वो एक खास फॉन्ट साइज की होती है, एक लैंग्वेज उसकी होती है, जो एक लैंग्वेज लैंग्वेज कह रहा हूँ ये हम क्या होता है फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली जो होती है वो एक खास फॉन्ट फैमिली की होती है और वही पूरे ब्लॉग पोस्ट पे चल रही होती है। ठीक है, तो ये बेहतर है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो होते हैं वो मैंने आपको बता दें। एक और चीज में कौन सी कशर ये क्या मतलब मैं चार वो मैं करूँ तो उससे एक्सेस की रिक्वेस्ट करें पहले फिर मैं उसकी इसलिए बोल ये कहाँ क्या नाम का ये क्या केमिकल इधर क्या करोगे एडिट करो क्यों करो एडिट मुझे तो रिक्वेस्ट मांगे यार भाई एक तो लिंक दिया है लिंक ऐसे भी शेयर नहीं करते इमेज और वायरस भी होता है बहुत सारे कोई अटैकर्स होते हैं हैकर्स होते हैं ऐसा तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं और कोई ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि आप लोगों ने मेल करनी है उसके ऊपर एक कॉन्टेंट लिखना बता था ये सलाम दुआ करनी है उसके ऊपर एक दो लाइन आपने लिखनी है कि यहाँ पर ये आपकी वाली पोस्ट को मैंने देखा था तो इस पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसको प्रोसेस स्टार्ट करवा लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल आप सलानी से पास आउट हैं और आप इंटरव्यूज में कुछ नहीं करके आ रहे तो ये बैड इफेक्ट जाता है ज़्यादा। तो फिर वो होता है नेक्स्ट टाइम कोई अगर सलानी का अच्छा लड़का भी आ रहा था तो वो उसको बुलाते ही नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से जहाँ पे भी आप जॉब वगैरह करेंगे तो वहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है अपनी आइडेंटिटी का। ठीक है, तो आपने अपने ख्याल रखना है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है, आपने कैसे पढ़ा है, आप कहाँ से ताल्लुक है आपका वगैरह वगैरह जो भी आपके है उसका इसका ख्याल तो शायद हर लाइफ के हर एक्सपेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये किसी के साथ बदतमीजी करता है तो वो किसी अपने खानदान का बता रहा होता है सही है, बदतमीजी या कुछ और जो भी घर का बता रहा होता है। ठीक है, और कुछ और किसी की करनी है अच्छा पिक्चर्स भी वैसे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर जैसे आप लोगों ने देखी पासपोर्ट साइज पिक्चर या फिर मेरी जो वो वाली थी जो पोस्ट पे रहती है पिक्चर इस तरह की पिक्चर होगी जिसमें ना बैकग्राउंड पे मेरे भी बैकग्राउंड में कुछ दो कलर्स है। ठीक है, तो होने नहीं चाहिए वैसे बैकग्राउंड में आपका एक सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए किसी भी लाइट का और आपके जो है सीन पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी। ये पासपोर्ट साइज बहुत बड़ी होती है लेकिन आपकी इस तरह की होनी चाहिए। जैसे ये भी सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा करिए थोड़ा जूम कर लूँगी बैकग्राउंड पर ग्रीन कलर नहीं इसकी जरूरत नहीं है शायद। ठीक है, पिक्चर से भी पता चलता है और पिक्चर भी रिसेंट पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, बिलाल को बोल्ड किया हुआ और अहमद को बोल्ड नहीं किया हुआ ऐसा क्यों? बिलाल अहमद है कौन? क्या वजह है कि आपने एक चीज बोल्ड की और एक चीज बोल्ड है ग्रे में और एक चीज शायद ब्लू में ऐसा क्यों? ये दो अलग अलग लोग हैं। ठीक, और ये यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइटल होना चाहिए। देखिए हम लोग सब माइंड स्टाइल हैं तो आपको टाइटल होना चाहिए। जेडी में अगर आपको
फ्रंट एंड का बनना चाहिए ना, तो अपने यहाँ पे टाइटल में फ्रंट एंड डेवलपर लिखना चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर, इस तरीके से बैकएंड से रिलेटेड है तो बैकएंड इंजीनियर, उनको फुल स्टैक चाहिए तो फुल स्टैक। यहाँ पर आप चीजें यहाँ पे अपने स्किल्स मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है। स्किल्स मेंशन करने के लिए आपके पास ये वाला सेक्शन है, ठीक है। और इस तरह की वेबसाइट हो तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अपनी छोटी सी वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट पर फ्री में होस्ट हो जाती है, यहाँ इमेज में आना चाहिए। सही है, बस ये कि पोर्टफोलियो वेबसाइट की जाए तो यह कैसे मार्केट है, ये वेबसाइट इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की तरह होती है। किसी को भी शेयर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकेंगे, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वेबसाइट अगर है तो मेंशन करनी चाहिए, ये बहुत इंटरमीडिएट लास्ट नहीं, लास्ट ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस जो चीज़ कंप्लीटेड है वो नाम लिखना है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं है। लास्ट इंटरमीडिएट और ये प्री इंजीनियरिंग, ये दोनों अलग अलग होती हैं क्या? प्री इंजीनियरिंग में तो एक ही चीज़ है, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग होता है ना, है मेरे भी नहीं है प्री इंजीनियरिंग, तो ये लास्ट ईयर क्या चीज़ होती है? तो ये इस तरह की चीज़ें, ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल फजूल है ना, ये तो होनी नहीं चाहिए सबको, ठीक है। और ये यहाँ पर गवर्नमेंट ये कॉलेज मेंशन करने का एड्रेस बनाने की जरूरत है, बिल्कुल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने जब इंटर लिख दिया तो वो ऑफिस बनाने के बाद मैट्रिक तो किया ही हो। फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग सेक्शन बनाया, ये भी सही है। अगर उसमें भी है